300 साल पहले औरंगजेब कब्र में दफन हो, लेकिन उसकी विरासत पर सियासत अभी भी मचता जा रहा है। लेकिन इस बार छावा सिनेमा के आने के बाद जो गुस्सा भड़का, उसके बाद उसकी कब्र को भी महाराष्ट्र से हटाने की महाभारत मच गई। विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल, कब्र को बाबरी एक्शन की तरह कार सेवा करके हटाना चाहते हैं। नफरत की इस आग में नागपुर भी जल उठा है। सवाल यह है कि आखिर नागपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि आखिर आज कब्र पर इतना बवाल क्यों मचा है? इतिहास को आज करेक्ट करने के इस प्रोजेक्ट से आधुनिक और विकसित भारत को क्या मिलेगा, और अगर कब्र को हटा दिया गया तो फिर क्या जाएगा? आज हम करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे मेहमानों का एक खास पैनल। उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन इससे पहले देखिए आखिर ये पूरा मामला है क्या। शोर नहीं करते। औरंगजेब पर नई आग एक फिल्म छावा से भड़की, सियासी राग नफरत की आग में बदल गई। फिल्म में संभाजी महाराज के साथ क्रूरता को जिस तरह दिखाया गया, उसके बाद ही औरंगजेब के खिलाफ सियासी घमासान शुरू हो गया। पहले सपा नेता अबू आजमी ने इतिहास का हवाला देकर औरंगजेब की तारीफ कर दी, तो शिंदे से लेकर फडणवीस ने मोर्चा खोल दिया। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाक। औरंगजेब के मसले पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल आया तो नेताओं ने अपनी जुबान से नफरत की आग में तड़का लगा दिया। अब मामला सीधे औरंगजेब की कब्र पर पहुंच गया। सवाल उठा कि ऐसे क्रूर शासक की याद में कब्र क्यों रहे, और कब्र हटाने के लिए बीएचपी और बजरंग दल ने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और इसी नफरत की आग में नागपुर जल उठा। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल इन सब की जड़ में है संभाजी नगर के नजदीक खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र। सादगी से बनी ये कब्र फिलहाल पुरातत्व विभाग की संरक्षित स्मारक में शुमार है। ऐसे में इसे एक झटके में हटाया नहीं जा सकता। इसे हटाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इसको पहले एएसआई की लिस्ट से डिलिस्ट कराना होगा, और इसके लिए केंद्र सरकार को गैजेट में नोटिफिकेशन लाने जैसे कदम उठाने होंगे। फिलहाल फडणवीस सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। सवाल ये है कि फिर कब्र हटाने पर इतना सियासी कोहराम क्यों? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, और इतिहासकार कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सही मेहमानों का मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी आपसे करना चाहूँगा, चूँकि मामला उठा तो था औरंगजेब की कब्र से लेकर के, हटाया जाए ना हटाया जाए वाद विवाद का विषय हो सकता है, इतिहासकार से सलाह मशविरा हो सकता है, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन वाद विवाद इस कदर पहुंच जाए, समाज में नफरत इस कदर पहुंच जाए कि नागपुर जैसे शहर में हिंसा हो जाए, ये तो कतई स्वीकार किसी को नहीं होगा, और सरकार आपकी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये स्वीकार किसी को नहीं होगा, लेकिन कब तक नहीं होगा। जिन लोगों ने आगजनी करी, जिन लोगों ने दुकानें लूटी, जिन लोगों ने जेसीबी जलाई, कारें जलाई, ट्रक जलाए, बस जलाए, डीसी के ऊपर अटैक कर दिया, डीसीपी के ऊपर, पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, उन लोगों की हिमायत करने वाले लोग कब तक चुप रहने वाले हैं? देखना तो यह होगा कि किस तरह की स्टेटमेंट आनी शुरू होंगी, क्योंकि इसकी जो बुनियाद रखी थी, इसकी जो चिंगारी लगाई गई थी, वो कहां से लगाई गई थी, इस बात को भी सोचने की जरूरत है।
अबू आजमी द्वारा इसकी चिंगारी लगाई गई थी। अबू आजमी द्वारा बताया गया था कि वो कितना बेहतर शासक था, और उसके बाद देखिए उन्हीं की राजनीतिक दल के जो अलायंस पार्टनर हैं वो धीरे धीरे बचते चले जा रहे हैं, धीरे निकलते चले जा रहे हैं पतली गली से, लेकिन ये बहुत देर तक निकल नहीं पाएंगे। आप देखिएगा इसी डिबेट के अंदर जो राजनीतिक दल हमारा विरोध करते हैं वो बचते नजर आएंगे कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे के विचार कोई आज के नहीं है। ये 1923 से शुरू हो गया था, यही नागपुर के अंदर। नागपुर बहुत शांति प्रिय लोगों का शहर है। 1923 में भी, आज तो देखिए आज इल्जाम लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, 1923 में भी जब वहां पर हिंदू संगठन यात्रा निकाल रहे थे तब भी उनके ऊपर पथराव किया गया था। 1927 में भी पथराव किया गया था, और 1927 के बाद आप ये सोचिए कि वो विचार अभी तक नहीं मरे हैं, वो औरंगजेब वाला विचार अभी तक नहीं मरा है। कितनी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस आपके साथ बैठ करके इस बात को कबूल करेंगे कि औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने इस देश के अंदर अत्याचार करे थे। हम उससे कहीं पर भी अपने उसके विचारों से सरोकार नहीं रखते, हम अपनी दूरी बनाते हैं। ये देखने वाली बात होगी, ये आप ही के चैनल के ऊपर इस डिबेट के अंदर नजर आएगा कि कितनी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब के ऊपर अपने विचारों को कम से कम स्पष्ट करेंगी। रही बात, आपने देखा आज औरंगजेब की वजहों से हमारी पुलिस के ऊपर अटैक, औरंगजेब की वजह से हमारे ही लोगों के ऊपर, शांति प्रिय लोगों के ऊपर अटैक, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनकी दुकानें लूट ली। किसके लिए? कौन थी वजह केवल इतनी थी कि औरंगजेब की कब्र, और कोई अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकता। केवल विचारों के लिए इतना बड़ा बदला, सिर्फ बात रखने के ऊपर इतनी बड़ी राजीव जेटली जी, बात रखने के ऊपर इतना बड़ा राजीव जेटली जी, ये अब बात रखने के ऊपर आगजनी या बात रखना नहीं रखना अलग बात है, लेकिन सरकार जब आपकी है तो शासन व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही होगी। भले ही अब उपद्रव करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एहतियात बरतना या फिर उस पर काबू पाने जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। तो जिम्मेदारी से तो आप नहीं भाग सकते सिर्फ इस वजह से चूंकि अबू आजमी ने चिंगारी निकाली थी। नहीं, इतनी प्लानिंग पहले से, अगर आप हमेशा स्टैंड बाय में रहते हैं और आप तैयार ही रहते हैं, पत्थर के साथ तैयार रहते हैं, छत के ऊपर पत्थर रख के तैयार रहते हैं, डंडे छुपा करके रखते हैं, अगर इतनी प्लानिंग के साथ रहते हैं और उस प्लानिंग को अगर तोड़ा जाए तो मुझे लगता है यही राजनीतिक दल आपको बोलेंगे कि देखिए लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि छतों पे घुस रहे हैं, छतों के ऊपर पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों के घरों में घुस रही है। ये बात आपने बहुत पते की कही, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। जिस तरीके से पत्थर जुटाए गए थे, चंद मिनटों के भीतर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना इस बात को दर्शाता है कि वाकई ये सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड था। ये बात है सही। अब इस प्री प्लानिंग के लिए हमेशा प्रशासन प्री प्लान्ड है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है। अनुराग भदौरिया साहब, दो बातें साफ तौर से कहा इन्होंने राजीव जेटली जी ने। एक कि इस पूरे मामले की चिंगारी अबू आजमी साहब ने बोई थी, जिसका नतीजा अब आपको सामने दिखा, और ये पूरे प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया, सिर्फ विचार व्यक्त करने पर हिंसा क्यों? अगर यही घटना भारतीय सरकार समाजवादी पार्टी की होती यूपी में और इस तरह की कोई घटना हो जाती तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में अभी इस्तीफा मांग रहे होते, टीवी चैनल पे इस्तीफा चल रहा होता, जैसा कि देखा गया है। दिल्ली में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी में दंगे हुए अभी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में दंगा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनका एलआई डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां चला जाता है? दंगे हो रहे हैं और दंगे होने पे आप काबू नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप विपक्ष की तरफ उंगली उठाते रहते हो। ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार अपनी पूरी तरह से अपनी दंगे नहीं रोक पा रही है, कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है, तो विपक्ष के हमलावर हो जाती है। अरे इस देश में औरंगजेब को कोई महान नहीं मानता, कोई नहीं कहता औरंगजेब महान था, और पूरे देश का हर व्यक्ति कहता है कि औरंगजेब व्यक्ति ठीक नहीं था, वो महान नहीं हो सकता, वो क्रूर व्यक्ति था। लेकिन आपको औरंगजेब से इतना प्यार क्यों हो गया? आप औरंगजेब को लेके क्यों घूम रहे हैं कंधे पे टांग के? ये कौन है? जब से औरंगजेब की बात उठी, औरंगजेब को कंधे के टांग के लेके घूम रहे हैं। महाराष्ट्र से उनको निकाला, महाराष्ट्र से निकाल के आपने दिल्ली के लुटे। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला अभी, मैं आपने महाराष्ट्र से उनको उठा के लाए फिल्म सिटी में, हर स्टूडियो में आपने उनकी आत्मा को घुसेड़ दिया, उसके स्टूडियो में हल्ला औरंगजेब मचा रहे। भाई औरंगजेब के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है, अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हल्ला मचा रहे हैं। अरे भाई उस समय शासन किससे होता था? तलवार से होता था।
जो राजा और बादशाह होते थे तलवार से न्याय करते थे। आज तो लोकतंत्र है, आज ऐसी बातें क्यों रही? आप तो यहां तो संविधान और न्यायपालिका सम्मत होगा। अगर आपको औरंगजेब की कब्र खोदने पे देश में बेरोजगारी खत्म होती है तो आज खोद दीजिए, अगर महंगाई खत्म होती तो आज खोद दीजिए, अगर किसानों की इनकम दुगुनी होती तो आज खोद दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो आज खोद दीजिए, देश की एकता मजबूत होती तो आज खोद दीजिए। आपको कौन रोकना चाहता है भाई? लेकिन आपको सिर्फ एजेंडा बनाने के लिए, भाई वो लोग तो राजा थे, राजा एक दूसरे से लड़े। भाई आपको याद होगा जब इब्राहिम खान जो उनके यही तो था। सबसे बड़े अच्छा, सेनापति मैंने थे, यही कहा था मुझे याद होगा पहले, अब वो आदमी वाली स्टेटमेंट अभी आएगी। वो राजा थे, राजा के तौर पर लड़े, आ रहा हूं मैं, वो अत्याचारी नहीं थे। यही मैं 1680 में और मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखो मैं तथ्यपूर्ण बात करता हूं, मैं आए बाएं साए बोलता नहीं। 1680 में संभाजी महाराज को बचाने के मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अबू आजमी वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप, अरे सुनिए ना आप, अरे मेरी बात सुनिए। अब आप बीच में टोकने लगे क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो हम हमारी बात को काटना चाहते हैं। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आपको इतना मौका मिला, मैं बोलूंगा, सारे सब शब्दों का जवाब दूंगा मैं। दूसरा आपके, अरे रुकिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने दूसरा आपको बोला, अबू आजमी ने बोला, अबू आजमी जी ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन खालिद अनवर जो जेडीयू के हैं, उन्होंने जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने बोला उनका नाम लेने से जीभ कप कप कपवाती है, पैर कपने लगते हैं आपके। पता है क्यों? उन्होंने भी बोला कि औरंगजेब महान था, उसने औरंगजेब महान बोला तो आप उसका नाम नहीं ले पा रहे, खालिद अनवर का कपने लगते। क्यों? सत्ता चली जाएगी, जेडीयू समर्थन ले लेगी, वहां नहीं बोल पा रहे आप। अरे बोलिए ना जेडीयू को कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके व्यक्ति जो औरंगजेब क्रूर शासक था उसको महान बता रहे हैं, हम समर्थन वापस लेते हैं, वरना उसको पार्टी से निकालो। बोल पाए आज तक आप? अबू आजमी के लिए बोलते हैं, इसने शब्द वापस ले लिए, लेकिन खालिद अनवर ने शब्द अभी तक वापस नहीं लिए। उनके बारे में आपने पार्टी से निकाल दिया, या आपको यही वोटर चाहिए जो आपने सवाल पूछा तो इंतजार कर लीजिए। आपको यही वोटर चाहिए जो पत्थरबाजी कर रहा है, यही वोटर चाहिए जो आगजनी कर रहा है, यही है ना आपका वोटर। इसीलिए आपने कहा अबू आजमी ने शब्द वापस ले लिए, मतलब शब्द आपने दिए और शब्दों को वापस भी ले लिया। जाने के डर से आप नाम नहीं ले पाते हो। कमाल की बात, झूठ सच बोल के यहाँ पे। तो आपका तो वोटर ही लिमिटेड है ना, नाम नहीं ले पा रहे, आपका तो वोटर ही लिमिटेड, आपकी मजबूरी है कि आपने अपने वोटर के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं, डंडा पकड़ा रहे हैं हिंदुओं को, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप किधर हैं? बड़ी तसल्ली से आप सुन रहे हैं दोनों लोगों की चर्चा को। वो औरंगजेब के नाम पर लोगों को, अब जरा आनंद दुबे जी के सुन लेते हैं, विकास भदौरिया साहब, राजीव जेटली साहब, एक मिनट जरा इंतजार कर लेते हैं, आनंद दुबे जी को सुन लीजिए। आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो। मुझे 30 सेकंड, मैं न्याय ये किया कि मैं जाकर के आनंद दुबे जी के पास, 30 सेकंड। अच्छा एक मिनट, आनंद दुबे रुक जाइए, भदौरिया साहब 30 सेकंड, भदौरिया साहब 30 मिनट लेते। हाँ दुबे जी रुक जाइए 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं केतकी सिंह इनके विधायक है, उन्होंने बोला कि जो हॉस्पिटल उसका वार्ड मुस्लिम वार्ड अलग कर दीजिए। क्या आपने पार्टी से निकाला उनको? क्या संविधान सम्मत बात है? आपके रघुराज सिंह, आपके बीजेपी के नेता क्या कहते हैं? त्रिपाल ढक लीजिए, त्रिपाल का हिजाब बना लीजिए। एक आपके संजय निषाद कहते हैं जिन पे रंग से डर लगता है देश छोड़ के चले जाएं। और ये आपके रमेश बिदुड़ी जी हैं, क्या नाम सुना बोलते रहते हैं आप। तो आपकी जो नफरती भाषा जो बोलते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, उनके ऊपर में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बीजेपी के हो या किसी और दल के हो। 30 सेकंड हो गया, आपका सवाल भी पूरा हो गया। तोड़ने की बात करेगा, उस पे देश भदौरिया साहब का 30 सेकंड की बजाय आप 40 सेकंड ले लिए, आप शांत हो जाइए। मैं 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड लीजिए, इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा आनंद दुबे जी के पास। आपने डिबेट किस बात के लिए शुरू करी? पैकेज आपने बीच में दिखाया, एक स्क्रीन चल रही थी, हम दोनों को लेफ्ट राइट में रखा, बीच में लोग पत्थर मार रहे थे टोपी पहन करके, आग लगा रहे थे टोपी पहन करके, उस पर जवाब देना था। ये लोग इनके साथ जो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कितना उनके साथ खड़े और उनसे कितनी दूरी बनाते हैं। मैंने कहा ना लिमिटेड रिसोर्स रह गए इनके पास। ये जो लिमिटेड वोटर है इनके पास, इस वोटर के साथ खड़े हैं या इसके खिलाफ खड़े हैं? आप इनके साथ खड़े हैं कि इनके खिलाफ खड़े हैं? तो ये पूछ रहे हैं ना आपसे, आप बता दीजिए कि ये जो लोग लाठी लेकर के आए हैं, जो 1923 में भी आए, 1927 में भी आए, मुरादाबाद में भी आए। आपने 10 सेकंड में अपनी बात कह ली। राजीव जेटली जी, अभी शो पूरा 1 घंटे का है, आपके पास फिर मौका आएगा, आप दोनों के पास मैं आऊंगा, आप लोगों के पास। आनंद दुबे जी, आप किधर हैं? क्योंकि मैं शुरू से जब से विवाद उठा तब से मैं देख रहा था, तो शिवसेना मुझे लगा कि शुरू में तो बड़ी कड़क हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि मेरे वोट बैंक पर भी असर न पड़ जाए, थोड़ा सा नरम पड़ती दिखी और सरकार पर ज्यादा हमलावर हो गई और के मुद्दे को थोड़ा सा दरकिनार किया। आप कहाँ? आप तो बड़ा ही तसल्ली से सुन रहे थे डिबेट, आप किधर हैं दोनों में? लक्ष्मण जी नमस्ते। उम्मीद करता हूं सब लोग अपने अपने शिष्टाचार का परिचय देंगे और जब कोई बोलता है
तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तो सब लोग बड़े शांति से डिबेट सुने। किसी भी सरकार का चरित्र 1-2 मिनट में नहीं बनता, 1-2 महीने में भी नहीं बनता, समय लगता है। 23 नवंबर को ये सरकार अस्तित्व में आई। दिसंबर के महीने में 9 तारीख को संतोष देशमुख सरपंच की हत्या हो गई, वो भी निर्मम हत्या हुई। उस चक्कर में कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार में बैठे लोग इतने उदासीन, इतने लापरवाह हैं कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आए दिनों हत्या, आए दिनों लूटमार, रैश ड्राइविंग, अपहरण, बलात्कार, तमाम बातें आ रही हैं। अब हम बैठे हैं मार्च में और मार्च आते आते दंगा हो गया। कल था 17 मार्च, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, झांकियां निकलती है, पुलिस सावधान रहती है, पुलिस सड़कों पर रहती है। कल ही वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन था। पूरे नागपुर को पता था कि कहीं भी तनाव हो सकते हैं, सब कुछ सजग थे। आज उप मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं ये पूर्व नियोजित हमला है। अब आप बताइए कि एक कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी स्वयं नागपुर से आते हैं। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। अगर आपको पता है कि यहां तनाव हो सकता है, आपका खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? 3 डीसीपी से ज्यादा लोग घायल हो जाए, 50 पुलिसकर्मी घायल हो जाए, दमकल की गाड़ियों में आग लगा दिया जाए, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आम जनमानस, निर्दोष जनमानस अपमानित हो, प्रताड़ित हो, और उसके बाद अगर विपक्ष सवाल पूछे तो राजीव जेटली जैसे नेता कहते हैं कि अरे इतनी हिम्मत, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान होने दो। औरंगिया की कौन महिमा मंडित करता है, कौन उसको गाली देता है, उस पर बहस हो जाए। कौन हरा रंग पसंद करता है, कौन लाल रंग, कौन झटका बीट खाता है, कौन हलाल खाता है। एक मिनट ने किया, सुनिए तो पहले पाएंगे इन लोगों के पीछे आप बीच में मत बोलिए। देखिए मेरी आदत नहीं है, आप बहुत बड़े हिंदुत्व के पुरोधा नहीं है। आप हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाले एकमात्र धरती पर इंसान नहीं है। अरे आप पहले शांत हो जाइए। जाइए लक्ष्मण जी, डिबेट की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। एक मिनट राजीव जरा सुन लेते हैं, आनंद दुबे जी को सुन लेते हैं। आप इस बहस के संरक्षक हैं। आप बोलिए राजीव जी, चुप हो गए। राजीव शांत हो गए। जब अरुण जेटली जी बोले, मैंने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? ये मेरा चरित्र नहीं है, ये मेरे संस्कार नहीं है। राजीव जेटली, एक बात बताइए लक्ष्मण भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मण भाई, अगर कहीं कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, चरमरा जाती है, तो विपक्ष सवाल करता है, आलोचना करता है। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पे तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि 500 से 1000 दंगाई आके रात को दंगा करते हैं और पकड़े जाते हैं केवल 60-70 आदमी। क्या बात है भाई? कौन बचाना चाह रहा है? किसको बचाना चाह रहा है? किसकी मंशा है? क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं है? बार बार सारे मंत्री अधिकारी कह रहे हैं कि कुनियोजित, पहले से नियोजित। किसका नियोजन? आप लोग क्या कर रहे हैं? जमीन पर कब आएंगे? काम कब करेंगे? आज 2 साल से मणिपुर जल रहा है। न एक उद्योग धंधा मणिपुर गया, न एक वहां पर पर्यटन मणिपुर गया। आप महाराष्ट्र को क्या जंगल राज बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं महाराष्ट्र से उद्योग धंधे भाग जाए? आप चाहते हैं कि यहां पर सारे अपराधी बेखौफ होकर घूमे? आपको मैंडेट है, प्रचंड बहुमत है, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, औरंगिया के कब्र को उखाड़ना है तो किससे पूछ रहे हैं? किसका आदेश ले रहे हैं? क्या कोई विदेश का देश आके इसमें हस्तक्षेप करेगा? ये पुलिस किसको बरगला रहा है? आप किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं? आनंद दुबे जी, जो सवाल आप पूछ रहे थे राजीव जेटली जी से, जो मुद्दा आपने उठाया, वो पहले इस शो के शुरुआत में मैंने पहला सवाल राजीव जेटली जी से यही पूछा, क्योंकि आप सरकार में दंगा रोकने की जिम्मेदारी आपकी होती है। उस पर उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन लास्ट लाइन जो आपने कहा वो काफी महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कब्र हटाना है, एक बार पूरा गोल गोल घूम के कहां जवाब दिया? आपको ही पता है कि जवाब ऐसे ही दिए जाते हैं। आप भी होते सरकार में तो हो सकता है शायद यही जवाब मिलता है। मेरा सवाल ये, जो आपने लास्ट में एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको कब्र हटाना है तो कब्र हटा दीजिए। किसने आपको रोका है? मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर कब्र हटाया गया तो क्या आप रोकेंगे कि आप समर्थन करेंगे? शिवसेना उद्धव गुट समर्थन करेगी या फिर विरोध करेगी? भाई विपक्षी पार्टी है, आपको बताना, आप अपनी राय बताइए। आज तक वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, वैसे कभी कब्र नहीं हटाएंगे। हम तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है कब्र हटाने के विषय पे, लेकिन हटाएंगे। सारा मामला ही सुलझ गया राजीव जेटली जी। राजीव जी, सारा मामला ही सुलझ गया। ये तो हम कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं और कब्र हटाने के लिए आप हटाएंगे। कब्र भी चाहिए और इनको सब्र भी नहीं है। इनको नहीं, ये नहीं हटाएंगे भाई। ये कैसे हटाएंगे?
कब्र भी पे तो चाहिए, राजनीति सब्र भी करते नहीं। हैं, राजेश कैसे जेटली जी हटाएंगे? संक्षिप्त में कमेंट करिए, नहीं, फिर मैं इनसे कपिल बोलिए, कुमार जी के पास जाएंगे। इनसे प्रोफेसर बोलिए, कपिल अपना कुमार। सामना ही पढ़ लीजिए ना, अपना सामना ही पढ़ लीजिए। सामना में ये औरंगजेब को क्या कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हमें तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अखबार आप ही का है ना, मुखपत्र। हम क्या तो लिखा है आपने औरंगिया उसके बोलते हैं अंदर? उसको। हम क्या तो बोल रहे हैं उसको संजय जी? औरंगिया बोलते हैं, वो औरंगिया। क्या बोल रहे हैं आप ही के नेता हम जो तो आपके औरंगिया विचारों को बोलते हैं निर्धारित उसको, करते औरंगिया। हैं? वो तो यही कहते हैं ना, औरंगजेब एक बेहतर शासक था। नहीं, आप ही के तो लोग बोल रहे हैं, तभी मैंने बोला जो अरे, बाला साहब के आपका नहीं एक- हुए, आपका एक वो नागपुर सांसद- के और महाराष्ट्र के कैसे हो सकते हैं? भाई जिस विचार लक्ष्मण से जी, आपकी मुझे राजनीतिक 5 दल की सेकंड शुरुआत हुई, जब आप उनके नहीं हुए तो हम क्या उम्मीद करें? हम तो बार बार ये तो ऐसा अभी करते एक बार अपना बीच लक्ष्मण जी ने में पैकेज बीच हटा में दिया। जरा मुझे प्रोफेसर लगता है लक्ष्मण जी आपको 5 पैकेज सेकंड, बीच में चला बीच- के रखना 5 चाहिए। सेकंड। ये लड़ाई जिस बात के लिए और 5 डिबेट जिस सेकंड। बात के लिए हो रही है, 5 सेकंड। वो ठीक है। पत्थरबाज लोग बीच में 5 दिखने सेकंड। चाहिए हमारे को। आनंद दुबे जी 5 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा। दो 5 हमारे सेकंड। खास मेहमान काफी लक्ष्मण जी, लंबे 5 से इंतजार सेकंड, कर रहे हैं। हाँ। 5 सेकंड। अभी इन्होंने संजय राउत साहब का विषय यहां निकाला। इनके एक सांसद हैं उड़ीसा से, प्रदीप पुरोहित, कल सदन में कहने लगे कि अरे मैं नरेंद्र संजय राउत मोदी की जी बात कर छत्रपति रहा हूं, आप शिवाजी उड़ीसा महाराज पहुंच के गए। अवतार हैं। हम महाराष्ट्र अरे के बाप रे अंदर बाप, आगजनी हुई, इतना बड़ा नागपुर के बीजेपी अंदर का आगजनी हुई, एक आपको भरपूर जाना सांसद पड़ रहा है, आपको छत्रपति उड़ीसा जाना शिवाजी पड़ रहा है। महाराज से महाराष्ट्र नरेंद्र भारत मोदी में जी की नजर आ तुलना रही कर रहा चल है रहा और ये टेलीविजन पर बैठ के उसका इतना खंडन भी नहीं कर रहे आपके पास हैं। बचा बहुत है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति मिनट। संभाजी महाराज का अपमान करने वाले प्रोफेसर लोग कपिल हैं। कुमार जी, आज तक माफी चाहूंगा आज तक आपको, मैंने वो देर रटकर से इस शो में और लाया आज हूं। तक वो 16 मेरा नहीं पकड़े। आनंद दुबे जी एक मिनट जरा प्रोफेसर साहब से सुन लेते हैं, फिर आप लोग के पास आऊंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मेरा सवाल आपसे बहुत ही सीधा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म पे काफी ज्यादा अत्याचार किया, अत्याचारी शासक रहे हैं। तो आप तो इतिहासकार रहे हैं, आप इस दलील को कितना स्वीकार करते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक रहा और जो जो उसने किया, लेकिन मैं उस कब्र को हटाए जाने के पक्ष में नहीं हूं, बल्कि मैं उस पर एक दूसरा जो है बात रखना चाहता हूं। आप लोग कुतुब मीनार जाइए, वहां पे एक एएसआई का प्लेक लगा हुआ है और बड़ा पुराना प्लेक है वो, अंग्रेजों के जमाने से, जिसमें लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 27 बंदर तोड़े थे वो मस्जिद बनाने के लिए, कोतल-ए-इस्लाम जो मस्जिद वहां पे बनाई गई थी। तो देखिए, एएसआई ने अगर कोई चीज हिस्ट्री की सुरक्षित है, चाहे वो कब्र है और चाहे कुछ भी है, मैं उसको तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, आप ये करिए कि आप वहां पे एक लगवाइए प्लेक, बड़ा बोर्ड लगवाइए कि भाई ये वो मुगल बादशाह है जिसने जिजिया शुरू किया था, ये वो मुगल बादशाह है जिसने मथुरा और काशी के मंदिर तोड़े थे, ये वो मुगल बादशाह है जिसने धार्मिक परिवर्तन करवाए थे। उसको उस तरीके से रखिए आप। ये तोड़ने मोड़ने का तमाशा जो है मेरी समझ में नहीं आता है, और ना ये टूटेगी। मैं बता दूं आपको, इसको तोड़ने का जो तरीका है, जो ये बताया जा रहा है कि वो कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे, 10 साल ये मुद्दा चलता रहेगा और तमाशा बनता रहेगा। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मेरा यहाँ पे एक सवाल और है, देखिए मैंने अपनी स्थिति इस पे स्पष्ट की, तोड़ना नहीं है। दूसरा मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि आज के मुसलमानों को कोई ये नहीं कह रहा कि भाई औरंगजेब ने जो ज्यादतियां की थी तुम उसके लिए जिम्मेवार हो। तो मुझको ये बताइए, उस औरंगजेब का ठीकरा अपने सिर पे आज रख के चलने का इनको क्या दिक्कत है? क्यों करते हैं ये, उसको लेकर के मुझे बताइए इस बात को। और मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन आबू आजमी साहब ने ये जो बयान दिया वो भी बहुत सोच समझ के दिया। किस तरीके का बयान दिया कि औरंगजेब के जमाने में सोने की चिड़िया थी भारत। अरे भाई साहब, सोने की चिड़िया तो भारत बहुत पहले से थी, तभी तो लुटेरे आते थे, तभी तो महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गोरी आया था। सोने की चिड़िया कब नहीं थी भारत? औरंगजेब के जमाने में बनी थी सोने की चिड़िया। दूसरी बात, औरंगजेब को ये भारत का बादशाह बताते हैं सारे मुगलों को। मुझको बताइए, औरंगजेब का भारत के कितने हिस्से में अधिकार था? अरे अपनी नाक के नीचे मथुरा, वृंदावन और आपका ये भरतपुर के इलाकों के अंदर इतना भयंकर, चूड़ामल के अंदर में जाट विद्रोह हुआ। दक्षिण औरंगजेब कभी नहीं जीत पाया, वही मृत्यु हुई दक्षिण के अंदर। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, क्योंकि भाई साहब अभी मणिपुर का भी जिक्र कर रहे थे, उन किसी इलाकों में क्या औरंगजेब की हुकूमत थी या किसी मुगल बादशाह की हुकूमत थी? कामाख्या को तोड़ा गया, कामाख्या में कोशिश की गई, पिट करके आई थी वहां से सेना। तो इसलिए एक बार माना गया मुगलों को बादशाह हिंदुस्तान का सिर्फ 1857 के अंदर,
वो भी जबकि हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, तब पहली बार पूरे देश ने, नाना साहब पेशवा तक ने जो है बादशाह को जो है हिंदुस्तान का बादशाह मान के खिलाफ तलवार उठाई थी। तो इसलिए ऐतिहासिक प्रोफेसर साहब आपने तरीके से जाए। आपने एक हाँ हाँ जी बताइए। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ठीक है, औरंगजेब क्रूर शासक था, और जब औरंगजेब के खिलाफ बातें होती है तो मुसलमान ये क्यों मान बैठते हैं कि हमारे खिलाफ ये बात हो रही है। ये तो उस वक्त का शासक था, उसको जो समझ में आया उसने किया। लक्ष्मण जी एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा, इसलिए ये जो हो रहा है राजनीति, मैं इसे केवल महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं मानता। पूरे देश में जो हो रहा है, पत्थरबाजी खाली और ये आगजनी खाली नागपुर में ही नहीं हुई है, इससे पहले आप देख लीजिए कहां कहां पे हुई है। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया है कि हमारी एक आवाज पे कितने बार आएगी। ग्राउंड बन गया है। सुनिए, ओवासी बोलता है ना कि मैंने छोटे को रोक रखा है, ये एक इनका एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन गया है कि किस तरीके से वो करना है इन चीजों को ला करके। सतीश जी, प्रोफेसर साहब ने इतिहास भी बताया और इतिहास के पन्ने पे बन रही जो इमारत है उसका भी खाका यहाँ पे खींच दिया। सतीश जी देखिए, जो सारी बात है, मैं चार पांच बातें कहूंगा। देखिए, किसी को इसमें मुगालता नहीं है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, एक पैरा ही लिखा है पूरा का पूरा। तो ये एक तरह से सहमति है सब लोगों में। लेकिन क्या है कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे आप चल रहे हैं और आप कब्र खोदने का बात कर रहे हैं, कब्र खोदने का, क्रूर शासक का ही कब्र खोदने का बात, तो कहां कब्र खुदता है और क्या क्या खुद सकता है, इसका आप सोच में रख लीजिए। इसमें सोचिए, सिर्फ सोचिए। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार के हालात देख रहा हूं पूरे देश के अंदर, लगता है कि हम 100 साल पीछे चले गए, 100 साल पीछे चले गए। एक समय था जब किसी ने 2 नेशन की बात कर दी, कभी ने कुछ कर दी, कभी ने कुछ कर दी। क्या हम हालात बना रहे हैं भाई? अरे जो है वो क्रूर है, क्रूर है। तो आज इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, कोई कह दे ये सब घुसपैठिए, कोई कह दे पाकिस्तान चले जाओ, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। अरे भाई, औरंगजेब के नाम पर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि उनका कब्र न खुदे, तो आप समझ रहे हैं कि उनको कोई औरंगजेब से प्यार थोड़ो है। उनको अपने ऊपर कुछ अंदर में साइकोलॉजी जम रही है कि भाई हम तो अब महफूज नहीं है। तो आदमी को मिला के चलना पड़ेगा ना। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाल के वक्तव्य में सुना हूं, 1 मिनट, कहते हैं हम सेकुलर हैं, हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, कई तरह की बात, विविधता की बात करते हैं, तो आप संविधान की बात करते हैं। तो हमको लगता है कि आगे का जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो कुछ इसी प्रकार से होगा। खाली विलेन इतिहास से ढूंढ ढूंढ के निकालते रहो तो उससे क्या आप हीरो बन जाओगे? ये नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर परिभाषा है सतीश जी, वो थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया गया है। विकसित भारत में सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ लिया गया है। विकसित भारत में सिर्फ जीडीपी और अर्थव्यवस्था का पहलू नहीं देखा जाता, इसलिए अरे तो आप माने आप संस्कृति सुनिए ना भाई। हाँ, तो संस्कृति और सांस्कृतिक, संस्कृति और सांस्कृतिक कोई में थोड़ा अंतर कर लीजिए ना भाई। आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? अरे यहाँ तो डिबेट इसी पर है कि हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व राष्ट्र, ये तो बहुत तरह के डिबेट है इस देश में। आप उससे नहीं होगा ये देश का। अनुराग भदौरिया मेरा ये नहीं, मैं एक लाइन में और कहना चाहता हूँ, एक लाइन और कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। दो लाइन देखिए, दो लाइन बोलिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कम्युनल माइंड सेट से, चाहे वो जितना बड़ा हो सकता है, उसमें कोई टेररिस्ट भी हो जो नागपुर में जिसने ये काम किया है, जिस तरह के आगजनी और इस तरह की चीजें हुई, पुलिस वालों पर हमला हुआ, हो सकता है, मैं कह रहा हूं वो हो सकता है। लेकिन आप सोचिए ना कपिल कुमार, तो आप कम्युनल आइडियोलॉजी नहीं बताइए, कम्युनल आइडियोलॉजी मत करने दीजिए, इससे रास्ता आगे का सुनहरा नहीं होगा। ठीक, सतीश जी, आप बहुत प्रोफेसर साहब पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आप एक तरफा बात मत करिए। मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश के अंदर मौलानाओं ने वहां पे गजवा हिंद डिक्लेयर किया,
ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी बंगाल को, बिहार को, सबको हम गजवा हिंद करके जो है अपना बंगश बनाएंगे। मुझे ये बताइए कि जिनको आप ये कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता डरी हुई है, इनमें से कितनों ने जवाब दिया उन बांग्लादेश वासियों को कि हिंदुस्तान हमारा देश है, तुम इसका गजवा हिंद करके दिखाओ? एक का नाम बता दीजिए मुझे, समझिए आप। इसलिए मैं इतिहासकार होने के नाते दुतरफा बात करने की बात करना चाहता हूं, पूरे चीज को एनालाइज करना चाहता हूं। एक तरफा मत डालिए कि खाली एक ही पार्टी जो है इस देश में सांप्रदायिकता कर रही है। आपको मालूम है, मैंने आपको कतई नहीं, अरे आप ए कपिल जी सुनिए सुनिए, आप एक चीज, अरे आपने नहीं बीच में एक तरफा आप कैसे बोल सकते हैं? आप आरोप एक तरफा कैसे लगा दीजिएगा? मैंने कहा कि जो आपने सिर्फ ये कहा कि एक लोग डरे हुए हैं। अरे क्या वो हम नहीं डरे हुए जिनके खिलाफ तंजर से जुदा का नारा लगता है? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे तो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, आप इतिहासकार नहीं, आप भी अपनी मानसिकता शो कर रहे हैं। अरे आपकी इतिहासकार नहीं वो जैसा बात कर रहे हैं। मैं बुजुर्ग आदमी के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आप एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं, आप इस तरह का माहौल को खत्म कराइए इतिहासकार महोदय। मैं यही चाहता हूं, हम खाई पाटना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, ठीक है, आप दोनों काफी इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं, काफी अच्छा है, लेकिन इसमें जो अनुराग जी को भी जोड़ लेते हैं, अनुराग भदौरिया साहब को भी जोड़ लेते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, ये औरंगजेब की कब्र का जब मुद्दा उठा ना, तो एक पक्ष ये था जो बार बार ये लॉजिक दे रहा था कि ये जब तक कब्र है वहां पे, वो इस बात का परिचायक है, क्रूरता का परिचायक है, धार्मिक असहिष्णुता का परिचायक है, हटा देंगे तो वो जो सिंबल है वो हट जाएगा, धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बन जाएगा। ये एक लॉजिक दिया गया जब इसको हटाने की बात चली। तो मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है कि मान लिया जाए इस लॉजिक को कोई स्वीकार कर लेता है और कब्र को हटाने की बात करता है, तो कब्र में तो अब कुछ होगा नहीं, 400 साल पुराने कब्र है। अब वैसे भी मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम में वहाँ पे स्थायी कब्र का प्रावधान भी नहीं रहता है। जी देखिए, मैंने आपसे फिर बोला, जैसे हमारे साथी हमारे एसके सिंह साहब ने कहा कि किसी को लगाव नहीं औरंगजेब से। अगर किसी को औरंगजेब से लगाव है तो भारतीय जनता पार्टी को है। अरे उस देश में अब संविधान और न्यायपालिका है, ये तो आप मानते हो। पहले राजा हुआ करते थे, ज्यादातर राजा के फैसले तलवार की नोक पे होते थे। वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं था, वोट के माध्यम से फैसला नहीं होता था, वोट के माध्यम से राजा नहीं बनता था, राजा तलवार की नोक पे बनता था। तो जब राजा तलवार के नोक पे बनता था, उस चीज को हटाने के बाद जब 1900 अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद हम सब लड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका आजादी में, इस देश में सबका खून शामिल है। इस देश की आजादी के लिए सब लोग लड़े, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। क्या लड़े नहीं? अशफाकुल्लाह खान साहब नहीं लड़े? कौन नहीं लड़ा इस देश का? क्या शहीद भगत सिंह नहीं लड़े या चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़े? कौन नहीं लड़े? इस देश के लिए शहीद हो गए सब लोग। देश आजाद हुआ, देश में एक संविधान बना, देश के अंदर में संविधान आया, लोकतंत्र आया। अब हर काम यह लोकतंत्र संवैधानिक तरीके से होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा मन जो करेगा और हम वो करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो सकता होता तो बीजेपी कर लेती, किसने रोका बताइए? भाई सरकार उनकी, केंद्र में भी राज्य में उनकी सरकार है, तो आपको रोक तो कोई रहा नहीं है। कोई रोक रहा है क्या? किसी की कब्र हटाने से कोई रोक रहा है उनको क्या? और मैं तो कहता हूं, अगर कब्र हटाने से देश का विकास होता है तो आप कीजिए ना, किसने रोका है? अगर भाई इनका वो मकसद नहीं है, इनका मकसद यह है कि विधानसभा में महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की हत्या करने वाला कौन? कोई औरंगजेब थोड़ी आया था। संतोष देशमुख की क्रूर हत्या किसने की इस आजाद हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र के अंदर में? भाई उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा ना। कौन था, किस धर्म के थे वो लोग? सवाल ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। यहां पे महीनों जो अत्याचार हुए, अभी कई घटना बता सकते हैं जहां पे लोगों पे जो अत्याचार बढ़े या गोली से किसी की हत्या हुई है, इस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय, तो अपने ही लोग के माध्यम से हो रही है ना, कोई बाहर का तो शासक आ नहीं रहा है। तो इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में सभी वर्गों का ख्याल रखना, सही वर्गों का सम्मान करना और असली मुद्दों पे चर्चा करना। ये असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। असली मुद्दों से चर्चा का ध्यान हटाने के लिए लगातार ये जिन, इनका एक ही चीज है, ये कब्र से मुर्दे और मुद्दे दोनों उखाड़ते हैं। इनकी आदत होगी, कब्र में जाके मुद्दे भी उखाड़ेंगे और मुर्दे भी उखाड़ेंगे और लाके समाज में छोड़ देंगे। ये सारे टीवी चैनलों के ऊपर में, स्टूडियो में घुसार देंगे, मुद्दे और मुर्दे दोनों घुसार। राजीव जेटली जी, उस पर बहुत बड़ा आरोप है कि कब्र सब से अपने मुर्दे भी उखाड़ेंगे और मुद्दे भी उखाड़ेंगे और फिर समाज में लाके छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी, अब पिछले वैसे तो हम बहुत लंबे वक्त से, आजादी से भी पहले से
एक ही चीज देखते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने जब शुरुआत करी थी तो इसी बात को रख के करी थी कि 1923 से भी पहले, लेकिन 1923 की मैंने शुरुआत करी थी। 1927 के अंदर क्या हुआ था, वो क्रिस्टोफ जेफरलॉट करके एक जो लेखक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स। उसके अंदर एक ही बात लिखी थी, आप देखिए वो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस वक्त पे, कि मस्जिद के बाहर से कोई यात्रा नहीं निकल सकती। अभी आप देखिए होली आई तो मस्जिद के ऊपर हमने उसको भी नकाब पोश कर दिया, उसके ऊपर भी हमने बुर्का पहना दिया। इसी तरीके से मस्जिद के बाहर कोई पशु कैसे आ सकता है। मुरादाबाद के अंदर एक बड़ा आपने देखा हत्याकांड हुआ बहुत बड़ा, और हमारी सरकार नहीं थी, बाहर की पुलिस बुलाई गई, बाहर की पुलिस ने आकर के कंट्रोल किया, और किस पुलिस को क्या हिदायत थी किन लोगों के ऊपर एक्शन लेना है। तो ये जो परंपराएं चलती हुई आ रही हैं, ये उसी का एक हिस्सा। आपने देखा कभी विज्ञापन के अंदर एंटीसेप्टिक का जब विज्ञापन आता है ना, तो आप देखिए एंटीसेप्टिक में दिखाते हैं कि ये वायरस को रिमूव करती है, ये जो बैक्टीरिया उसको हटाती है। पूरा बैक्टीरिया नहीं दिखाते हैं कभी, हटाती है। वो एक दो बैक्टीरिया जरूर छोड़ देते हैं बीच में कि ये बैक्टीरिया रह गए हैं, क्योंकि 100% इरेडिकेशन नहीं होता है। अब बात यहां पर यह आती है कि मेरे देश के अंदर किस गली से गुजरना है, किस मस्जिद के बाहर से गुजरना है या नहीं गुजरना है, यह भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। हमने क्या गुनाह कर दिया? अरे भाई, वो जिस आधार पर कोई देश बनना था वो बन चुका। आज हमें भारत के अंदर यही राजनीतिक दल हमारे सामने खड़े होते हैं, हमसे बोलते हैं भाई आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए, आपको यहां शोर नहीं मचाना है, आपको यहां ढोल नहीं बजाना है, आपको यहां नगाड़े नहीं बजाने हैं। और यही बात उस बुक के अंदर लिखी है कि जब वहां पर ढोल बजा तो हाथों में खंजर लेकर के लोग आए और उन्होंने लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, और उसमें कम से कम 60 लोगों की मृत्यु हुई, 110 लोग घायल हो गए। ये आज की बात है, ये तब तो ना समाजवादी पार्टी थी ना भारतीय जनता पार्टी थी, ये तो पुरानी बात हो गई। और संघ भी उसके बाद, आप ये देखिए 1927 में, लेकिन 1923 में इस विचार के बाद ही ये बात कहीं ना कहीं आई कि अब हिंदुओं को भी तो सुरक्षा देनी है। तो हमारी ही राजनीतिक पार्टियां जब हमारे साथ नहीं खड़ी होंगी, भारतवासियों के साथ ना खड़ा होकर किसी धर्म के साथ खड़ी हो जाएंगी, तो आप सोचिए वो दिन पहले की तरह जो चलता हुआ आ रहा है उसमें बदलाव नहीं होगा। फिर हम विकसित भारत की जो हमने निर्माण किया, जो हमने बुनियाद रखी है, उस निर्माण के उस बुनियाद के अंदर कहीं ना कहीं हम बार बार जो हम सहारा लेते हैं संविधान का सहारा कि देश संविधान के साथ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन संविधान ने यह नहीं कहा कि आप दूसरों को अपमानित करिए, दूसरों के अधिकार छीन लीजिए। एक धर्म अगर अपनी आस्था प्रकट करता है तो उसको ये पहले सोचना पड़ेगा, उसको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, एसपी के पास जाना पड़ेगा, भाई मुझे इस गली से निकलना है, मुझे सुरक्षा दोगे कि नहीं दोगे, सरकार किसी की भी हो। ऐसा क्या हो गया इस देश के अंदर कि हम अपनी आस्था भी नहीं प्रकट कर सकते? और ये राजनीतिक पार्टियां, मैंने इसीलिए बोला आपको, लिमिटेड रिसोर्स के साथ सर्वाइवल करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां इतना ज्यादा बौखला जाएंगी कि उनकी तरफ इतना पक्ष लेंगे कि बाकी सब लोगों को इग्नोर कर देंगी, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रही है। हम एक ही बात कहते हैं। दुबे जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। आनंद दुबे जी, इसका जवाब आपसे लूंगा मैं, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आते हैं, तो इस चर्चा को आगे जारी रखें, कहीं जाइएगा नहीं। आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी अच्छी बात राजीव जेटली जी ने कही, अनुराग भदौरिया साहब ने कहा, लेकिन एक जो बात सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आनंद दुबे साहब, वो कि आप तीनों में से कोई भी शख्स ये नहीं कहने को तैयार हैं, भाजपा तो ऐसे नहीं कहेगी कि आप दोनों में से कि औरंगजेब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाना चाहिए। सब लोग इस बात पे सहमत है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए तो हम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। तो फिर ये राजनीतिक बवाल क्यों मचा हुआ है? मैं ये सवाल आनंद दुबे जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बड़े ही सुलझी भाषा में बोलते हैं। आप समझाइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे हिंदू नेता हुए। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत सारे आरएसएस से नेता निकले, बहुत सारे बीजेपी से भी नेता निकले। किसी ने भी मुसलमानों के प्रति जहर नहीं बोया। किसी ने, सबने यही कहा कि मुगल बेकार थे, मुगल क्रूर थे, आतताई थे, सब बात करते, हम भी उसका समर्थन करते। जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा लाया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको लगा यार बहुत अच्छे नेता मिल गए हैं, चलिए अब तो कुछ अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन बोलते बोलते 24 के लोकसभा चुनाव आते आते, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे,
ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो राजनीति की दिशा अचानक 360 डिग्री प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने बदल दी, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हम सबको जो अधिकार दिया उस हिसाब से चलेगा। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करना कौन चाह रहा है। कभी हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे नेताओं ने किया, या आने वाली पीढ़ियां करेंगी, कोई पता नहीं। लेकिन बीजेपी का काम नहीं चलता बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना हिंसा फैलाए, बिना नफरत फैलाए। अब आप सोचिए लक्ष्मण भाई कि 50 से ज्यादा हमारे पुलिस वाले घायल हो गए। आपका जवाब तो पुलिस पर प्रोफेसर जब कपिल जी हमला भी देना होता है तो चाहते हैं। हृदय पर हमला होने के बराबर होता है। एक मिनट, पुलिस पर जब हमला होता है तो हमारे हृदय पे हमला के जैसा होता है। ये वही पुलिस है जिसने कोरोना के संकट काल में महाराष्ट्र में इतना अच्छा काम किया। तब उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, सबको पानी पिलाया, सबको खाना खिलाया, सबको दवाई दिलाई, वही पुलिस है। लेकिन जब पुलिस पर बैठे अधिकारी, पुलिस के ऊपर बैठे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लापरवाह हो जाएं, उदासीन हो जाएं, होने वाले षड्यंत्र का पता न लगा पाए, पूर्व नियोजित घटना कह के सदन में पल्ला झाड़ ले, तब दुख होता है कि क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? हालांकि आनंद दुबे हम जी, अपने हिंदू पूर्वजों आनंद को दुबे जी, क्या मुंह दिखाएंगे? आनंद दुबे जी, आपके ये आपने जी। जो बातें कही है, इस जी। पर भी राजीव जेटली जी ने कुछ देर पहले कहा भी कि जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसी घटना होती है, तो राजनीतिक पार्टियां एक खास धर्म के प्रति जुड़ जाती हैं जाकर के, मुस्लिम के प्रति जुड़ जाती है जाकर के, तब जाके विवाद ज्यादा यहाँ पे गहरा जाता है। एक मिनट, उग्रवादी, आतंकवादी, उपद्रवी का कोई धर्म होता है क्या? मैं सबसे पहले पूछता हूं, किसी आतंकवादी, किसी उपद्रवी का कोई धर्म होता है? अगर आप उसको किसी विशेष धर्म से जोड़ रहे हैं तो फिर आपकी विवेक बुद्धि पर तरस आता है। उनका एक धर्म है हिंसा, नफरत, शैतानी। एक मिनट जरा प्रोफेसर साहब भी जवाब देंगे और भदौरिया साहब भी जवाब देना चाहते हैं, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब संक्षिप्त में जवाब रखिएगा। देखिए, आनंद दुबे जी जो बात कह रहे हैं मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मुझको बताइए, फ्रांस के अंदर क्या बीजेपी और आरएसएस बैठे हैं? वहां पे क्या हो रहा है? स्वीडन में क्या हो रहा है? नॉर्वे में क्या हो रहा है? याजदियों के साथ क्या किया गया जब औरतों को नंगी करके तुलना करेंगे, करके उनसे हमारी तुलना करेंगे आप? मैं बीच में नहीं बोला था आपसे। आप इस बात को देख ही नहीं रहे हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। किसी विदेश से मत करिए, आतंकवादी देश की तुलना किसी विदेशी से मत करिए। देश का मामला देश में सुलझाएंगे, देश का विषय देश में सुलझाएंगे। आप तो सबसे ज्यादा हिंदू उग्रवाद की बात फिर करते हैं, फिर आप क्या है? आपको हिंदू उग्रवाद लगता है? आपको हिंदू उग्रवाद लगता है? आपको हिंदुत्व की बात उग्रवाद लगती है? दूसरे को दोष दे रहे, आप दूसरे को दोष दे रहे। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए हिंदूवाद पे, जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। अलकायदा का नक्शा देखिए, आईएसआई का नक्शा देखिए, क्या कर रहा है? रेपिस्ट गैंग इंग्लैंड में क्या कर रहा है? वो आपके आंखें बंद हो जाती है क्योंकि आपको सत्ता के भूखे हैं। अनुराग भदौरिया साहब के साथ मिले हुए वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। कर रखी है, क्या बात कर रहे हैं? ये इतिहासकार है कि वैज्ञानिक? आप किसी वैज्ञानिक से को तो नहीं बुला लिए लक्ष्मण जी? एक बात आप ऐसा करता है, भदौरिया साहब को जोड़ना चाहते हैं। भदौरिया साहब की बात सुन लेते हैं, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा। भदौरिया साहब, बकवास करते हैं आप जैसे लोग। मुझे इतिहासकार को चैलेंज मत बात करिए। मेरे भारत देश की हो रही है। आनंद दुबे जी और प्रोफेसर साहब, आप दोनों थोड़ा सा शांत हो जाइए। उज्बेकिस्तान, आनंद दुबे जी, प्रोफेसर साहब, आप दोनों शांत हो जाइए। भदौरिया साहब की बात सुन लेते हैं, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। आप दोनों शांत होइए, इन दोनों को शांत करिए। भदौरिया साहब की बात को रखा जाए। आप मुझे उग्रवादी बता रहे हैं? आपको लग रहा है हिंदू प्रोफेसर साहब, एक मिनट, हिंदुत्व की बात करने वाला आदमी उग्रवादी होता है? ये आपके संस्कार है? भदौरिया साहब आपकी आवाज आ रही हो। हाँ, देखिए इस देश की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हिंदुस्तान पूरे विश्व गुरु माना जाता है। हिंदुस्तान का सम्मान पूरे विश्व में क्यों है? क्यों यहां अनेकता में एकता वाला देश है। लेकिन जब कुछ लोग बैठ के हिंदुस्तान की तुलना स्वीडन और पता नहीं कहां से करने लग जाते हैं, अरे हिंदुस्तान की कंपेयर कहां करते हो आप? इधर उधर हिंदुस्तान है, प्यारा सा देश है। कितने लोग यहां पे आए, मोहम्मद गजनी से लेके, मोहम्मद गोरी से लेके, दिल्ली सल्तनत से लेके, मुगल सम्राट से लेके, उसके बाद यहां पे अंग्रेजों का शासन आया। हिंदुस्तान वहीं का वहीं है ना। उसकी हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार कोई मिटा पाया क्या? आज भी हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार जिंदा है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब आज देश में लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, अपने ही लोग अपनों का नुकसान करने में लगे। यह चिंता का विषय है। इसलिए बार बार मैं सवाल उठाता हूं।
अपने लोग तो अपनों का नुकसान नहीं करें। हजारों हजारों साल लोग आए, यहां चले गए, कोई नहीं टिक पाया इस देश के अंदर में, क्योंकि इसकी संस्कृति और संस्कार बहुत मजबूत है। सनातन को इतना सनातनी जो होगा वो हमेशा प्यार की भाषा करेगा, बोलेगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। महाराष्ट्र में किसान धरने पे बैठा हुआ है, 12 डिस्ट्रिक्ट का किसान धरने पे है, जो अपनी मांग मांग रहा है। किसान देश का अन्नदाता, हमारी देश की लाइफ लाइन, वो महाराष्ट्र के आजाद मैदान में बैठा है, मुंबई के अंदर में। उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। किसान के मुद्दे को किससे जोड़ देना जाके कि आप नफरत की राजनीति करो। अरे किसान अधिकार भदौरिया साहब कपिल प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बातों पे, 10 सेकंड में उनकी बात रखते हैं, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा। भदौरिया साहब 1 मिनट जरा प्रोफेसर कपिल जी की बात सुन लेते हैं। भाई साहब मेरे कुछ नहीं कहना, प्रोफेसर जब इनकी आंखें इतनी बंद है कि ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ISI और अलकायदा कर रहे हैं, इनकी आंखें अंधी हैं, ये उस नक्शे को नहीं देख सकते जो अलकायदा ने बनाया है। मुझे ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करनी है। ये जवाब देना, ये राहुल गांधी के साथी बने हुए हैं। मुझे बताइए, चीन से जो संधि कर रखी है राहुल गांधी ने, एक शख्स मालूम है इनको? और ये बात कर रहे हैं अपराध की। अरे समाजवादी पार्टी तो सबसे ज्यादा अपराधियों को पालती है और टिकट देती है। मुख्तार अंसारी, अतीक वगैरह किसके जमके थे मुझे बताइए। एक मुसलमान अपराधी पकड़ा जाए, ये उठ के खड़े हो जाते हैं पीछे। क्या बात कर रहे हैं ये, क्या बात कर रहे हैं? महोदय जी, आप इतना हाई करते हैं, लेकिन किसानों के बारे में 2 शब्द बोलिए ना। आपका इतिहास जो धरने पे बैठा है। सतीश जी, यहाँ तो भदौरिया साहब ने कई सारे मुद्दे उठाए और कह रहे हैं कि सारा मामला जो है मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए है। देखिए, अब अगर हमारी बात अगर सुने तो, अगर ये चुप हो तब तो। 1 मिनट, मेरी बात सुनी जाए। आपकी बात जारी चैनल पे। मैं ये कह रहा हूं, प्रोफेसर कपिल ने बताया कि बांग्लादेश में गजनबे हिंद और क्या क्या बोलते रहे। तो भाई आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का क्या हाल है, उन्हीं से पूछ लीजिए तो बता देंगे कि क्या हाल है वहां। अरे बीच में मत बोलो यार, इतिहासकार महोदय, थोड़ा शांत रहो, शांत रहो। देखिए, ऐसे नहीं करता, ऐसे मर्यादा का ख्याल रखते हो। सतीश जी बात करते हैं। प्लीज कपिल जी, प्लीज आप इतिहासकार जैसा रहिए ना। काहे के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, कट्टरवाद का जवाब कट्टरवाद नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि अगर हिंदुओं को लगता है कि धर्म के नाम पर बंटवारा इस देश का हुआ, वो दर्द है, तो बड़े भाई बन के लेने के लिए भी भाई का व्यवहार तो रखना ही पड़ेगा ना। या फिर आप ये कहेंगे वो फ्रांस और कहां कहां का लेके आ रहे हैं? मुद्दा असली यही है। आप ये बताइए कि आप इतनी बड़ी ताकत हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है। नागपुर, मैं बोल रहा हूं, नागपुर में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? ये किस बात के सूचक है? क्या चाहते हैं हम लोग? ऐसा देश चाहते हैं? तरीके हो सकते हैं। आपके हाथ में तलवार दे दिया जाएगा कपिल कुमार जी, आपको कलम नहीं तलवारें चाहिए। आप नहीं है उस लायक। जमाना किया, वो आतंकी इनके AK-47 लेके आते हैं, आप डंडे से जवाब दे दीजिएगा उसका। वो आतंकी इस्लाम का नारा नहीं लगाते जब आते हैं। अरे कोई भी कट्टरवाद हो, समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो मैं एक आखिरी सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अलग अलग हमारे पैनलिस्ट ने अलग अलग बातें रखी, लेकिन आपके पास मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का एक बयान है जो मैं पढ़ा था, तो मुझे लगा कि सवाल आपके पास लेकर आना चाहिए कि भारत मुर्दों से लड़ाई नहीं लड़ता है और किसी की कब्र या मजार तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कई सारे मुद्दों पर भाजपा का समर्थन भी करते रहे, पहले कांग्रेस में भी रहे थे, तो आप लोग इनके बयान का समर्थन करते हैं क्या? राजीव जेटली जी। सॉरी, आप रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, मैंने कहा कि एक बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का है, जिन्होंने कहा है कि भारत मुर्दों से लड़ाई नहीं लड़ता, किसी की कब्र या मजार तोड़ने की इजाज़त सनातन धर्म नहीं देता है। और ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं जो कई मुद्दों पर भाजपा का समर्थन भी करते हैं खुल करके, और पहले कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आप इनकी बातों का समर्थन करते हैं? लक्ष्मण जी, आज जो इशू है वो बहुत डिफरेंट है। औरंगजेब ने क्या किया था, इस देश के
इतिहासकारों ने बहुत बेहतर तरीके से उसको बताया। उस औरंगजेब के विचारों को लेकर के इस देश में क्या हो रहा है, उसके ऊपर आपने आज डिबेट रखी है। उस औरंगजेब के विचारों को लेकर के किसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके ऊपर आपने डिबेट रखी है। उस औरंगजेब की कब्र की बात नहीं कर रहा, उस औरंगजेब के विचार की बात कर रहा हूं। उस औरंगजेब के विचार के साथ उसे थोड़ी पता होगा कभी भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, मैं होऊंगा नहीं लेकिन मेरी लड़ाई लड़ेंगी। उसे थोड़ी पता होगा औरंगजेब को कि आज आपकी विंडो के ऊपर वो लोग भी नजर आएंगे। औरंगजेब की लड़ाई नहीं हो रही है, उसके विचार की लड़ाई लड़ी जा रही है और ये सभी लोग उन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब तक ये विचार नहीं मरेगा, इस देश के अंदर इस तरीके के तत्व पैदा होते रहेंगे। मैंने ये बताया आपको, ये नागपुर आज हुआ है, लेकिन आप इसकी सीरीज उठा करके देखिए, वजहें अलग अलग, वक्त अलग अलग, लेकिन लड़ाई किसके बीच में, अटैक किसके ऊपर? अटैक केवल उसके ऊपर जो सबसे सहनशील माना जाता है, जिसने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जिसके देश के ऊपर आक्रमण हुआ, जिसने कभी किसी को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, ऐसा करें, आपने मेरे सवाल को घुमा दिया राजीव जी। मैं एक अपने सवाल को फिर से आपसे पूछता हूं, दोहराता हूं कि आखिर ये विवाद रुकेगा कैसे? क्योंकि आपने देख लिया ये विवाद सामाजिक तौर पे समाज में नफरत पैदा कर रहा है। इस विवाद को रोकने के लिए आगे आप कदम उठाएंगे या फिर आपकी सरकार कदम उठाएगी? कैसे उठाएगी, क्या सोच रही है कि विवाद ऐसे चलता रहेगा? जी, मुझे लगता है ये बड़ा विचार करने वाला विषय है। ये नफरत एक ही तरफ से क्यों आती है? इस देश के अंदर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ये नफरत वहां से क्यों नहीं आती? हर चौथे पांचवें दिन, हर हफ्ते में एक नई, मैं आज किसी गुरुद्वारे के बाहर से अगर मैं कोई यात्रा को निकालूं, हिंदू यात्रा को, हमें कोई खतरा नहीं। हम किसी चर्च के बाहर से निकाले, हमें कोई खतरा नहीं है। और आप देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट आपने। अनुराग भदौरिया साहब जवाब देना चाहते हैं। अनुराग जी, ये समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी बात रखें। बिल्कुल सही सवाल इन्होंने पूछा है। यही सवाल मेरा इनसे है कि आखिर ये मुंह बांध के कौन लोग हैं जो आ जाते हैं, कहां से आ रहे हैं? ये तो चिंता का विषय है ना। 500 600 लोग आप दिखाते हो, 1000 लोग आ गए, अरेस्टिंग होती है 20-25 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, मैक्सिमम 50 लोगों की। बात बाकी लोग कहां गए, कौन थे वो? ये भी तो मेरा सवाल यही है, मैं यही जानना चाहता हूं। क्या है ये वजह, क्या है कि मतलब ये सिर्फ उनको, ये हिंदू आनंद दुबे जी कुछ बोलना चाहता हैं। आनंद दुबे जी, कहीं ये वोट बैंक की बात नहीं होती कहीं ना कहीं। राजीव जेटली आनंद दुबे जी, बात सुनकर लग रहा है, समय सिर्फ 1 मिनट है हमारे पास। राजीव जेटली जी की बात सुन के लग रहा है कि उन्होंने सरेंडर बोल दिया है। मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है, कानून व्यवस्था कैसे बना के रखना है, उपद्रवियों को कैसे धर दबोचना है, उस पर तैयारी नहीं है। वो कौन लोग हैं जहां से हम कपिल कुमार जी, 15 सेकंड में अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री इस विवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि सामाजिक सौहार्द फिर से बहाल किया जाए? प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मेरी आपको एक सलाह है कैसे, मतलब कि जितने भी उपद्रवी हैं, आतंकी हैं, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, मुंह बंद रखिए, काम करिए। मैं अनुराग भदौरिया जी से सहमत हूँ। मुंह बंद रखिए, जैसे अनुरुचि रॉय वगैरह सतीश जी, कहती है, लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा मैं। आप उसका पासपोर्ट तक नहीं कैंसिल कर। देखिए सतीश जी, देखिए, सामाजिक सौहार्द मिलजुल के रहना यही भारत का भविष्य है। और अतीत में इतने गड्ढे मिल जाएंगे, इतने कब्र मिल जाएंगे कि जेटली साहब उधर ही देखते रह जाएंगे। आप आदर्श बातें कर रहे हैं, आप आदर्श बातें कर रहे हैं। हम आदर्श की ही बात, इस विवाद को निपटाने के लिए। आदर्श, भारत एक आदर्श देश है, उसको बनाए रखना होगा, यही पहचान है। और जो भी कट्टरवादी चलिए, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। हमने पूरी कोशिश की कुछ रचनात्मक डिबेट हो और इस पूरे मुद्दे का एक हल निकल कर सामने आए। कुछ हद तक इस कोशिश में सफल भी हुए, लेकिन चूंकि मामला राजनीतिक है, थोड़े बहुत वाद विवाद होना स्वाभाविक था। आप सही मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।